नमस्कार दोस्तों। सरदार सिटी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से जो अपनी जो क्लास है वो सरदार सिटी जो एकेडमी है उस पे एक ऐप डाउनलोड करो आप। और ऐप का जो नाम रहेगा वो सरदार सिटी एकेडमी रहेगा, जिसके अंदर आपको यानी कि सेंट्रल लेवल की सारी तैयारी उसके अंदर आपको करवाई जाएगी, जिसमें आर्मी जीडी, आर्मी टीए, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, इन सभी की जो क्लासेज है इस ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ में आप ध्यान रखें, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप आर्मी वाला सरदार क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि नियंत्रण रूप से आर्मी की जितनी भी क्लासें वो आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको परिपूर्ण रूप से करवाई जाएगी। तो ध्यान रहे, ऐप जो है वो अपना सरदार सिटी एकेडमी के नाम से रहेगा, जिसके अंदर आपको बेहतरीन तैयारी यानी कि सेंट्रल लेवल की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनको आपके जो तैयारी का जो स्वरूप है, जो पाठ्यक्रम है, वो इस पे आपको करवाया जाएगा। बाकी केवल और केवल आर्मी वाले जो बंदे हैं वो यूट्यूब चैनल आर्मी वाला सरदार यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और नियंत्रित आप अपनी क्लासें वो इसके माध्यम से ले सकते हैं। यानी कि ये तो आपके ऐप रहेगा और ये आपके यानी कि यूट्यूब चैनल रहेगा, जहाँ पर आपको निःशुल्क जो सेवा है यहाँ पर प्रदान की जाएगी। चलते हैं आगे। ये वही जो ऐप के माध्यम से जो क्लासें होगी ना उनका ये विवरण है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी की कोई सी भी भर्ती हो, इसके साथ में आपके आर्मी और आर्मी टीए जो भी हैं उनके लिए ये बेहतरीन क्लासेज जो पाठ्यक्रम है वो आपके प्राचीन इतिहास का दे रखा है, जिसमें मुख्यतः आपको ये चीज़ें पढ़नी हुई। देखो, नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता होगी, उसमें महाजनपद होंगे, मुख्य दर्शन और उनके प्रवर्तक पढ़ने हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म आपको पढ़ना है, और साथ ही ध्यान रखें इस्लाम और ईसाई धर्म भी आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल, है ना। यानी कि कुल मिला के आपको वो सारी बातें बताई जाएगी जो कि आर्मी और स्पेशली सेंट्रल लेवल के जितने एग्जाम हैं उन सब की तैयारी, जैसे पारसी धर्म है, सिख धर्म है, पूरा का पूरा मगध जो साम्राज्य है जिसके अंदर हैर्यक वंश है, नागवंश है, नंदवंश है, मौर्य वंश है, इन सभी का अवकलन आपको पूर्ण रूप से विधिवत रूप से पूरा करवाया जाएगा। और ये ध्यान में रखते हुए कि विगत परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आधार पर वो स्तर लेकर उसी स्तर के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें लिखवाई जाएगी। साथ में ध्यान रखना, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश, ये वो टॉपिक है जो भारतीय प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं और यहाँ से अमूमन सेंट्रल लेवल भर्तियों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के लेवल को देकर उन सेंटर की जो भर्तियां हैं उनमें जो लेवल आपको पूछा जाता है उस लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। अगला इतिहास का ही चैप्टर है और वो है भाई मध्यकालीन। मध्यकालीन में आपको ध्यान रखना है कि भारत पर अरबों ने आक्रमण किया है, वो सारा चैप्टर रहेगा, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा और गौरी तक मामला आता रहेगा। उसके बाद में गौरी के बाद में ऐबक का शासन रहेगा, जिसमें अपन सल्तनत काल पढ़ेंगे और इसका जो समय है बेटा वो रहेगा लगभग 1206 से 1526, यानी कि बाबर के आने तक। ये पूरा का पूरा जो वंश है ये सल्तनत काल के अंदर है। निम्नलिखित वंश जो 5 हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश पढ़ेंगे, फिर सैयद वंश पढ़ेंगे और अंततः अपन लोधी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगला ही जो अपना चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा कि भाई लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर जो है वो मुगल वंश की स्थापना करता है और फिर लगातार भारत पर मुगल काल चलता है। यानी कि मुगल काल की जो शुरुआत है वो लगभग 1526 में हो जाती है और लगभग 1707 जहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो ये मुगल वंश के जो भी शासक हैं वो अपने को पढ़ना है और यहाँ से आपके सेंट्रल लेवल बेस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब के शासन के अंदर ही अपने को मराठा पढ़ लेना है और विजयनगर साम्राज्य की छोटी मोटी जानकारी आपको रख लेनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन
आने की प्रबल संभावना रहती है। तो ये अपना मध्यकालीन इतिहास हो गया ना, यानी कि पहले अपने को पढ़ना है प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में मैंने टॉपिक बता दिए हैं कि वो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपना जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन इतिहास, है ना। यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो, और ये है भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जिसको अपन बोलते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आपको मुख्यतः ये जो मैंने चैप्टर लिखवाए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और 100% बनते हैं। देखिए कहाँ से, एक तो एक ध्यान रखना भाई, बंगाल के गवर्नर, यानी कि बंगाल का गवर्नर और भारत का गवर्नर दोनों अलग अलग है ना। बंगाल के सारे गवर्नर पढ़ने, साथ में भारत के इंपॉर्टेंट गवर्नर भी अपन देखेंगे। इसके बाद में बड़ा जो चैप्टर बनता है वो 1857 की क्रांति का बनता है ना। तो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है और इसको अपन डिटेल से देखेंगे भाई। अगला जो है वो है कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं और उनसे जुड़ी प्रमुख जो घटनाएं हैं वो अपने को मुख्य रूप से याद रखनी है। फिर बड़ा चैप्टर आएगा भाई आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंदर देखो मुख्य रूप से ये सारी चीजें अपने को नजरअंदाज नहीं करनी है बल्कि पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है। जैसे कि बंगाल विभाजन पढ़ना है, सूरत अधिवेशन पढ़ना है। दिल्ली के अंदर 3 दरबार लगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको दिल्ली दरबार जो राजधानी परिवर्तन के समय हुआ था 1911 वाला, वो पढ़ना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पूरा का पूरा गांधी युग पढ़ना है, गांधी की सारी बातें नोट्स करनी है। रोलेट एक्ट पढ़ना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, खिलाफत आंदोलन जो टर्की को लेकर भारत के अंदर भारत के हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों ने ये आंदोलन चलाया था, अध्यक्ष गांधी रहते हैं इसके। फिर गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन करते हैं। असहयोग से खूब सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछने की संभावना रहेगी। इसके पश्चात चोरा चोरी कांड के ऊपर जाकर ये असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। एनचारे इंपॉर्टेंट है भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, कि यहाँ पर जो जितने भी थे क्रांतिकारी वो इसके अंदर अपने को पढ़ने हैं। काकोरी कांड होता है 1924-25 के अंदर, काकोरी रेलवे स्टेशन पर। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सन समय आर इनकी मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। फिर आएगा भाई अपना 1930 का सविगीय अविगीय आंदोलन। 30 में अपने दांडी यात्रा हो जाएगी। 30, 31, 32 का गोलमेज सम्मेलन याद रखना है, ध्यान में रखना है। फिर अपना भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के अंदर हुआ था, ये अपने को विस्तार से पढ़ना भाई, है ना, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्पश्चात अपने को 3 मिशन, क्रिप्स, कैबिनेट और माउंट बेटन योजना, ये सारी की सारी बातें अपने को विस्तार रूप से ध्यान रखनी है, पढ़नी है और याद भी करनी है, ताकि यहाँ से आपके आने वाले क्वेश्चन से वो सही हो सके। और इसके बाद में आपको पता है माउंट बेटन योजना के बाद में तो भारत आज़ाद हो जाता है। तो ये अपने बिल्कुल भाई 3 पेज आपको ध्यान में रखने भाई। नंबर 1 भारत का प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन इतिहास, और नंबर 3 आधुनिक इतिहास। इस प्रकार से अपना जो है वो ऐप के माध्यम से ये सारी चीज़ें वो पढ़वाई जाएगी। तो ध्यान रहे भाई, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें और अपने आप को, हाँ, आर्मी लेवल का सारा सिस्टम रहेगा इसके अंदर। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस, इनकी तैयारी करने वाले बच्चे भी इसके इर्द गिर्द के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आने पर इसकी भी तैयारी आप साथ साथ में कर सकते हो ना, नो डाउट। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा भाई सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि प्राचीन इतिहास का पहला जो चैप्टर है अपना वो है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी शुरुआती और इसका विस्तार और किन किन देशों के अंदर ये सभ्यता फैली है, इसके बारे में हम बिल्कुल पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, इसको ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसको ही क्या बोलते हैं भाई? हड़प्पा सभ्यता। इसको भी क्या बोलते हैं भाई? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और ध्यान रखें इसे ही सिंधु सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता। इसी का नाम क्या भाई? सिंधु सभ्यता। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, इसे ही सिंधु सभ्यता बोलते हैं, इसे ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी कि सभ्यता एक ऐसी चीज है, यानी कि हजारों, यानी कि 5000 वर्ष पहले हमारे पूर्वज
इसी धरा पर निवास करते थे और कहीं न कहीं किसी न किसी कारण के कारण उनका जो है पतन हो गया और वो दब गए। कालांतर में खोद खोद के उनकी खुदाई करके उन अवशेषों को निकाला जा रहा है, उनके बारे में पढ़ा जा रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष में 5000 साल पहले मानव बिल्कुल रहता था और सुनियोजित तरीके से वो रहता और अपना जीवन यापन करता था। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया भाई। ध्यान रहे इस समय यहाँ पर एकमात्र और सबसे प्रसिद्ध बड़ी नदी सिंधु नदी थी भाई। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यानी कि इस बहुत बड़ी सभ्यता की खोज सिंधु नदी के तट पर की गई है, तो इसको नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया। लेकिन ध्यान रहे इस सभ्यता में पहला जो शहर खोजा गया था, जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था भाई। कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे केवल और केवल अगर सिंधु सभ्यता नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई सिंधु जो नदी है उसके तट पर ये सभ्यता पनपी। और अगर घाटी नाम आ रहा है तो ध्यान रखना सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु व उनकी सहायक नदियों के तट पर ये स्थल मिले भाई। यानी कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां है 6, यानी कि कुल मिला के 7 नदियां हैं। इसलिए 7 नदियों के तटों पर इनके अवशेष मिले, इसलिए इसको सप्त सेंधव क्या बोलते हैं भाई? सप्त सेंधव सभ्यता भी बोलते हैं भाई। यानी कि इनके आसपास में 7 नदियां थी, सिंधु के आसपास में 7 नदियां थी, इसलिए इसे सेंधव सभ्यता भी कहा जाता है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कितने नाम हो गए भाई? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सप्त सेंधव सभ्यता। और ध्यान रखें भाई इसी सभ्यता को एक अन्य नाम से और पुकारा जाता है जिसको कहते हैं भाई प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। क्या बोलते हैं बेटा? प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। ये जो नाम है ना बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। ये जो सभ्यता है ना भाई, इस सभ्यता में जो भी अवशेष मिला है वो लिखित में तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, अपठनीय है। यानी कि प्राचीन में भी प्राग ऐतिहासिक लिखित सामग्री के अभाव में इसे प्राग ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया। व इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जो औजार है, बर्तन है और जिस धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग लिया गया है वो कांस्य धातु थी। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये तो बेटा ऊपरी ऊपरी बातें हैं कि इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो आगे देखो, मैं विवरण से इसको लिख दूं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहला नाम इस सभ्यता का जो है वो है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब इसके जो अन्य नाम है ना भाई, वो देखो। अन्य नामों में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना भाई सिंधु सभ्यता। क्या नाम रखना भाई? सिंधु घाटी सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? सिंधु सभ्यता। और दूसरा जो नाम है ना वो ध्यान रखना आपको, दूसरा नाम रखना है हड़प्पा सभ्यता। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि ये इस सभ्यता का पहला जो खोजा गया शहर था, प्रथम शहर, वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मैंने बताया था इसी सभ्यता को सप्त सेंधव, क्या बोलते भाई? सप्त सेंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों के तटों पर इस सभ्यता का विकास हुआ है, तो ये सप्त सेंधव सभ्यता कहलाई। और अंत में आगे लिखो इसे प्राग ऐतिहासिक। कौन सी बेटा? प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि
यहाँ से जो भी चीजें प्राप्त हुई है लिखित में, वो पहली बात तो पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि लिखित साक्ष्यों का अभाव है, इसलिए इसको प्राग ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है। एक नाम इसको भाई ध्यान रखना आप, एक नाम इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जितनी भी सामग्री मिली है धातु के रूप में, वो सारी की सारी एक ही धातु से निर्मित थी, और वो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य से निर्मित थी भाई, है ना। और इसे इन्हें वेदों में इसे हरि यूपिया, ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, इसको नोट कर ले भाई, हरि यूपिया सभ्यता भी कहा गया है। वेदों में इसको हरि यूपिया सभ्यता कहा गया है। ये इतने नाम तो आपको ध्यान रखने बेटा, और ध्यान रहे ये बिल्कुल नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता बेटा? नगरीय सभ्यता है। बिल्कुल भाई। कितने नाम हो गए? ये इतने नाम तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके जो नाम है वो इस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वही सिंधु सभ्यता है, सप्त सैंधव सभ्यता है वही सभ्यता है, और ध्यान रहे प्राग ऐतिहासिक जो सभ्यता है वो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता ही है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे वेदों के अंदर हरियूपिया कहा गया है। और ये नगरीय बिल्कुल लोग जो है वो शहरवासी थे, शहरों के अंदर ये लोग बसे हुए थे, न कि ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये सारे के सारे नाम आपको जो है याद रखने हैं। इनके ये जो 6 नाम है ना, कितने 6 हैं क्या? हाँ, 6 जो उपनाम है ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इधर लिखो बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र जो है इसका विस्तार, क्षेत्र का जो विस्तार जो है, विस्तार 3 देशों के अंदर फैला हुआ है। कितने देशों में? 3 देशों में इसका फैलाव है भाई, 3 देशों में फैलाव है। और ये जो 3 देश है ना वो आपको ध्यान में रखने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो कितने देशों के अंदर पाए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये 3 देशों के अंदर इसके जो अवशेष है वो मिलते हैं। ये 3 देश कौन कौन से बेटा ध्यान रखना। नंबर 1 तो लिखो आप, नंबर 1 लिखो आप अफगानिस्तान। कौन सा बेटा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। नंबर 2 में लिखो पाकिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। और नंबर 3 लिखो बेटा, बिल्कुल भारत के अंदर मिले। कहाँ मिले हैं? भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष स्थल बिल्कुल प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान में भी अभी भी प्रक्रिया जारी है, नए नए जो स्थल है वो खोजे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों में सिंधु घाटी बोले तो, हड़प्पा सभ्यता बोले तो, प्राग ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता बोले तो, इन सब के जो अवशेष हैं वो 3 देशों के अंदर मिले हैं। और इसी में आगे बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वाधिक जो स्थल है, सर्वाधिक जो स्थल है वो भारत में मिले हैं। कहाँ मिले भाई? सर्वाधिक स्थल जो है वो भारत में मिले हैं। सर्वाधिक स्थल भारत में मिले हैं। और सबसे कम जो स्थल है वो भाई कहाँ मिले हैं? बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर मिले हैं। सर्वाधिक जो स्थल है वो भारत में मिले हैं। नोट लगा के लिखो भाई, भारत में भी सर्वाधिक जो स्थल है, सर्वाधिक स्थल है गुजरात के अंदर मिले बेटा। कहाँ मिले हैं? गुजरात के अंदर मिले हैं। बिल्कुल भाई। भारत में अगर पूछ लेना कि सर्वाधिक जो स्थल है वो भारत में किस राज्य में मिले हैं, तो गुजरात में मिले भाई। कहाँ मिले? गुजरात में मिले हैं भाई, गुजरात में। ये सारी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है।
अब मैं बात करूंगा भाई कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कितने मिले हैं, और पाकिस्तान में कितने मिले हैं, और भारत के किन किन राज्यों के अंदर मिले हैं, और सर्वाधिक मैंने आपको बता दिया गुजरात के अंदर मिले हैं। तो अगली स्लाइड में देखो भाई, अगली स्लाइड कह रही है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान। क्या भाई? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर सबसे कम मिले भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान में मिले हैं। तो लिखो सबसे कम, सबसे कम जो स्थल है इस सभ्यता के, सबसे कम स्थल इसी देश में मिले भाई। इसे लिखो इसी देश के अंदर मिले हैं, इसी देश में मिले। कितने मिले भाई? पूरे देश में दो ही मिले। कितने मिले? दो। यानी कि यहाँ पर, यहाँ केवल केवल दो ही दो ही स्थल मिले हैं। कितने? दो ही स्थल मिले हैं, स्थल मिले। नाम आपको ध्यान रखना भाई। सबसे कम आपको अगर पूछ ले कि किस देश के अंदर मिले हैं, तो अफगानिस्तान में मिले हैं। कितने मिले हैं? दो मिले हैं, और दो के नाम आपको ध्यान में रखना भाई। तो मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना बेटा। अफगानिस्तान में एक नाम तो याद रखना है, मुंडा गिक। क्या नाम रखना है याद? मुंडा गिक। और दूसरा जो सभ्यता स्थल मिला है यहाँ पर, उसका नाम है शुतुरगई। क्या नाम भाई? शुतुरगई। शुतुरगई और मुंडागी के केवल और केवल दो ऐसे स्थान है, जो दो स्थान जो सभ्यता स्थल हैं वो अपने अफगानिस्तान के अंदर से मिले हैं। सिर्फ दो ही नाम आपको ध्यान में रखना है। इधर मैं आपको ये बता दूं कि भाई पाकिस्तान के अंदर किन किन राज्यों से, और यहाँ पर पाकिस्तान में जो राज्य हैं उनको प्रांत कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता? प्रांत कहा जाता है। तो मैं इधर लिखूं नाम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो देश है वहाँ से भी देखो बेटा कितने जो प्रांत है वहाँ से इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो नंबर 2 लिख लो पाकिस्तान। ये बेटा 1 नंबर है अफगानिस्तान, ठीक है। इधर लिखो 2 नंबर पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थल, तो ध्यान रखें पाकिस्तान में 3 प्रांतों से ये स्थल मिले हैं। कितने? 3 प्रांतों से। यहाँ लिखो, यहाँ 3 प्रांतों, 3 प्रांतों से। प्रांतों का मतलब बेटा राज्य से लिया गया। क्या लिया गया है? राज्य से। 3 प्रांतों से स्थल प्राप्त हुए हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। और ध्यान रखना ये 3 प्रांत कौन कौन से भाई? पाकिस्तान के कौन कौन से 3 प्रांत है? तो मैं आपको बता दूं, 3 तो प्रांत आपको ध्यान में रखने, जिसमें सबसे पहले ध्यान रखना है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत कौन सा प्रांत है भाई? पंजाब प्रांत। ध्यान रहे पंजाब प्रांत जो है वो केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी एक राज्य का नाम पंजाब है। बंटवारे के समय में बहुत बड़ा जो पंजाब था उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा, यानी कि लगभग 60 से 65% पाकिस्तान के अंदर चला गया, और ये दूसरा जो टुकड़ा था, छोटा टुकड़ा, वो भारत के अंदर रह गया। यानी कि भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। पहला जो प्रांत है पाकिस्तान, उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। नंबर 2 लिखो सिंध। इससे तो आप बिल्कुल परिचित ही हैं भाई, है ना। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में भी बिल्कुल भाई सभ्यता के अवशेष मिले हैं या स्थल मिले हैं। और नंबर 3 लिखो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ से भी भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की प्राप्ति की गई है। ये सारी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि पंजाब से, सिंध से और बलूचिस्तान ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं, जो स्थल हैं, वो प्राप्त किए गए हैं। और तीनों जो प्रांत है वो बिल्कुल वही कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। अब मुख्यतः मैं आपको नाम बता दूं कि यहाँ से क्या क्या और कौन कौन से स्थल मिले हैं।
तो पंजाब से ध्यान रखना, एक तो मिला है हड़प्पा। कौन सा मिला भाई? हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा जो शहर है, वो पाकिस्तान के पंजाब से मिला है। दूसरा नाम लिखो, दूसरा नाम है भाई, एक ही आपको ध्यान रखना, मुख्यतः आपको जो पूछा जाएगा ना वो पंजाब से हड़प्पा पूछा जाएगा ना। सिंधु घाटी से आपको दो तीन नाम ध्यान रखने हैं। एक तो नाम याद रखना आपको, मोहनजोदड़ो। कौन सा मिला भाई? सिंध प्रांत में जो स्थल मिले हैं उनमें सबसे बड़ा और प्रमुख जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। दूसरा लिखो भाई, चहुंदड़ो। के नाम हो? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है वो यहीं से मिला है। और दोनों आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं कि हड़प्पा है वो तो पंजाब प्रांत से मिला है, बल्कि जो मोहनजोदड़ो है और चहुंदड़ो है, ये एक नाम और ध्यान रखना, हो सके तो कोट दीजी। के नाम हो भाई? कोट दीजी। ये जो क्षेत्र है ये भी भाई कहाँ से मिला है? सिंध प्रांत से मिला है। यानी कि पंजाब प्रांत से, पंजाब प्रांत से हड़प्पा स्थल मिला तो भाई सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी जैसे प्रांत प्राप्त हुए। अगला नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र मिला वो है सूत का गेडोर। कौन सा है? सूत का गेडोर। सूत का गेडोर मिला है। और यहाँ से बालाकोट मिला। कौन सा? बालाकोट। और बालाकोट के बाद में आप ध्यान रखेंगे डाबरकोट मिला। क्या मिला है? डाबरकोट। डाबरकोट। भाई ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। यानी कि यानी कि सूत का गेडोर, दूसरा जो नाम आपको ध्यान रखना बालाकोट, और तीसरा डाबरकोट, और चौथा नाम है सूत का है। सूत को है। सूत को है जो स्थल है वो भी बलूचिस्तान से मिले हैं। यानी कि पाकिस्तान से तीन प्रांतों से स्थल मिले हैं, जिसमें पहला नाम है पंजाब, दूसरा है सिंध और तीसरा है बलूचिस्तान। पंजाब में हड़प्पा मिला है, सिंध में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी मिले हैं। वहीं बलूचिस्तान में सूत का गेडोर, सूत को है, बालाकोट, डाबरकोट, रहमान ढेरी, इस प्रकार के बहुत सारे उससे स्थल जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इधर मैं आपके लिख रहा हूँ भारत में। कहाँ भाई? भारत में। तो लिखो इधर भारत। नंबर 3 है वो है बेटा भारत। और भारत में 7 राज्यों से, कितने भाई? भारत में 7 राज्यों से, कितने राज्यों से? 7 राज्यों से बिल्कुल जो सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के, सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। स्थल प्राप्त हुए, बिल्कुल भाई ध्यान रहे। भारत में 7 राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो प्राप्त हुए। वो 7 राज्य आपको ध्यान रखने भाई ना। बिल्कुल मैं इधर लिख रहा हूँ 7 राज्यों में, 7 राज्यों में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जो राज्य हैं जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। पहला लिखना भाई जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर से। नंबर 2 लिखो राजस्थान से। बिल्कुल हमारा जो राजस्थान है वहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है पंजाब से। कहाँ से भाई? हाँ, एक पंजाब तो पाकिस्तान के अंदर है और एक है हमारे भारत वाले से भी क्या मिला? बिल्कुल अवशेष मिले हैं, स्थल मिले हैं। हरियाणा से भी स्थल मिले भाई। कहाँ से मिले हैं? हरियाणा से भी स्थल मिले हैं। और ध्यान रखना यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। और ध्यान रखना महाराष्ट्र, कहाँ से भाई? महाराष्ट्र से भी बिल्कुल अवशेष मिले हैं। कितने हो गए भाई? 6 हो गए। और एक सातवां ध्यान रखना आपको, बिल्कुल भाई आपको सातवां ध्यान रखना है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे बड़ा ये तो अपन भाई भूल ही गए, गुजरात।
कौन सा भाई? गुजरात। और गुजरात के सामने लिखो सर्वाधिक स्थल यहीं से मिले हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक स्थल सर्वाधिक स्थल जो है वो यहीं से मिले हैं, सर्वाधिक स्थल। ओके भाई, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कम से कम तीन देशों के अंदर फैला हुआ है। तीन देशों में सर्वाधिक भारत के अंदर है, सबसे कम अफगानिस्तान के अंदर है। इसके अलावा पाकिस्तान के 3 बड़े प्रांतों में इसके स्थल मिले हैं। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान वाले तो 3 और अफगानिस्तान वाले 2, यानी कि अफगानिस्तान में तो मुंडागिक और सुतुरगई से मिले हैं, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से मिले हैं। भारत के अंदर 7 राज्यों से मिले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। और गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले भाई ना। तो बिल्कुल आपके जो ये वाले जितने भी आपको मैंने स्थल लिखवाए हैं, इन सबको आप भली भांति देख लेना और याद कर लेना। अगली क्लास है वो कल करवाएंगे बेटा ना। तो जितने भी लोग हैं ना, दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी, आर्मी जीडी, आर्मी टीए और रेलवे, इन सब की जो तैयारी कर रहे हैं इनके लिए ये क्लासें बेहद बेहद अच्छी रहने वाली है। और ये सारी आपको ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, थैंक्स।